Hi everyone, welcome to Translation Bureau. So this is the essay guide part 2 जिसमें हम आज एक टॉपिक लेंगे फिर से। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर को टॉपिक लिया था, उसको एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैसे कैसे आपको उस पर एस्से लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं कोई टॉपिक लूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ उस पर एस्से राइटिंग कैसे करनी है, उससे पहले आपकी कुछ क्वेरीज थी तो मैं उनको एक बार सॉल्व कर देती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पैटर्न क्या है, एक बार पैटर्न समझा दीजिए। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं है फेमिलियर, तो उनको मैं पैटर्न बता देती हूँ। एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम में आपको जो सेकेंड स्टेज होती है पेपर 2, उसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं और 2 ट्रांसलेशन करने होते हैं। दो पूरे जो पेपर के लिए आपको टाइम मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है। वो आप किसी भी अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, एस्से को कितना भी दे सकते हैं, या ट्रांसलेशन में अगर कम जल्दी हो गया तो एस्से को आप ज़्यादा टाइम भी एलोकेट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, उसके बाद में पैटर्न क्या रहता है, हमको 2 एस्से करने होते हैं और जो वर्ड लिमिट रहती है वो हमारी रहती है 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स ईच एस्से। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी लोगों को डाउट था कि कितना कितना हमको लिखना चाहिए। 3 मेजर हमारे होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब कितने वर्ड्स में हमारा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आना चाहिए? तो जो इंट्रो आना चाहिए वो आपका 100 से 120 वर्ड्स में आना चाहिए। जो आपकी बॉडी है वो आनी चाहिए हमारी 300 से लेके 350 वर्ड्स। और कंक्लूजन हमारा लास्ट में कंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा टाइम बचता नहीं है हमारे पास, तो 50 वर्ड्स आर इनफ। तो 50 वर्ड्स में आप कंक्लूड कर सकते हैं, 3-4 लाइन में आराम से कंक्लूड हो जाता है। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। और काफ़ी सारे लोग हैं कि कितनी लाइंस लिखें वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको जो वहाँ कॉपी मिलेगी, जो फर्स्ट पेज रहता है एस्से लिखने का, उसमें जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक एस्से करना होता है। तो जो चारों के चारों ऑप्शन है वो पूरा क्वेश्चन ही हमारा ऑलमोस्ट 1/3 पेज पे आ जाता है। तो आपके पास वो जो फर्स्ट पेज रहता है वो 2/3 पेज बचता है जिसपे कि आपको इंट्रो लिखना है। तो वो पेज तो सिर्फ आपका इंट्रो में ही चला जाता है। इंट्रो लिखना है आपको और लास्ट में 2-3 आपको कनेक्टिंग लाइंस लिखनी है, जिससे कि हम ये बता पाएँ कि इसमें हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस एस्से में हम क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हैं। हम बैकग्राउंड लिखने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स लिखने वाले हैं, हम कॉजेज लिखने वाले हैं, या फिर हम इम्पैक्ट्स लिखने वाले हैं। तो वो चीज़ें हम उसमें एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट की 3-4 लाइन में इंट्रो के बाद में। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम टॉपिक लेते हैं। तो आज का टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन में मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा कंटेंट दूंगी और इंग्लिश में भी दूंगी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या आप पॉइंटर्स डाल सकते हैं, इंट्रो में क्या आ सकता है, बॉडी में क्या आ सकता है, फिर आप उसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो एजुकेशन से स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट मैंने मेथड बताया था कि या तो आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास में कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उससे शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट हुआ है करंट अफेयर्स का उससे शुरू कर सकते हैं एजुकेशन का। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड कोटेशंस याद कर लीजिए, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। तो कोटेशन से आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी कोटेशन इंग्लिश में भी याद कर लीजिए और हिंदी में भी याद कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगी भी कौन कौन सी मैंने कोटेशंस प्रिपेयर करी थी। तो उसके बाद में कोटेशंस के बाद में आप कोटेशन स्टार्ट करिए और थोड़ा बहुत डेटा फिर डालिए कि हमको बताना पड़ेगा ना एजुकेशन में मेन डेटा क्या हो सकता है, लिटरेसी रेट का। तो लिटरेसी रेट डाल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, फिर मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो एजुकेशन में पहले कोटेशंस की ही बात कर लेते हैं कि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में आता है। हमारी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। तो ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है एजुकेशन जो होता है। तो ये भी आप अगर किसी उसमें एक्सप्लेन कर दें लाइन में, मतलब डाल दें कि एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो लगेगा एग्जामिनर को कि अवेयर है मतलब इंसान, तो उससे इम्प्रेशन भी अच्छा बनता है। तो कुछ अलग चीज़ें अगर आप डालेंगे तो इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बनता है। तो एजुकेशन में आप नेल्सन मंडेला की कोटेशन डाल सकते हैं। नेल्सन मंडेला की क्या कोटेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा लोग डालते हैं इसे, तो ये काफ़ी पॉपुलर कोटेशन है, तो ये आप एक डाल सकते हैं। उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन की डाल सकते हैं आप, अ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये आप डाल सकते हैं अगर आपको नॉलेज और एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कहीं एक्सप्लेन करना है। बीच में भी ऐसे के एक आध कोटेशन आप डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवर पावर मत कीजिए कि आपने 3-4 कोटेशन डाल दी। मैक्सिमम 2 कोटेशंस आर इनफ इन वन एस्से। उसके बाद में आप एल्बर्ट आइंस्टीन की डाल सकते हैं,
एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो ये भी आप कोटेशन डाल सकते हैं। उसके बाद में आप एरिस्टोटल की डाल सकते हैं, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये भी काफ़ी अच्छी कोटेशन है, ये डाल सकते हैं। उसके बाद में कोफी एनन की डाल सकते हैं, लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप। तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 कोटेशन आपको बता दी, तो इनमें से आप कोई भी डाल सकते हैं। हिंदी में भी अभी मैं बताऊंगी, इंग्लिश में पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें आप कंटेंट डाल सकते हैं एजुकेशन के टॉपिक में। उसके बाद में आप आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उससे भी काफ़ी। और ये ज़रूरी नहीं आपको इंट्रो में डालना है ये सब कुछ चीज़ें, तो आप बॉडी में डालिए, तो कहीं भी आप इसको मतलब कंटेंट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं बेसिकली कंटेंट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है ये कोई सीरीज वाइज है कि मैं सीरीज वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कौन कौन से आर्टिकल 21A है हमारा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के लिए। उसके बाद में आर्टिकल 45 है जो कि हमारा DPSP के अंदर आता है, जिसमें कि क्या है, स्टेट को प्रोविजन करना होगा फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो वो है हमारा। उसके बाद में 51A में हमारी ड्यूटी भी आती है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये 3 हम डाल सकते हैं। फंडामेंटल राइट से 21A, DPSP से आर्टिकल 45, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी से 51A। तो ये 3 चीज़ हम डाल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेके एजुकेशन वाले टॉपिक में, किसी भी बॉडी में डाल सकते हैं या फिर कंक्लूजन में कहीं भी डाल सकते हैं आप ये आर्टिकल्स। उसके बाद में आते हैं, पहले मैं इंट्रो ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रो में आपने कोटेशन दे दी, उसके बाद में आपको डैश करके नाम लिख दिया जिसने वो कोटेशन दी है। तो एक बार नाम लिख देते हैं ना, थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाता है कि हाँ ये मतलब इन्हीं की कोटेशन है, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जनरल आप अगर किसी की जनरल कोटेशन डाल दें, नाम ही ना लिखे, वो थोड़ा सा इंप्रेशन सही नहीं लगता। उसके बाद में कोटेशन के बाद में आपको क्या लिखना है कि एजुकेशन सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट, नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। उसके बाद में आप राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी डाल सकते हैं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको डेटा डालना है, तो लिटरेसी रेट हमको डालना ही डालना है एजुकेशन के टॉपिक में। वी कांट स्किप लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो हमको डालना है कि NSO जो है, सर्वे जो होता है NSO का, NSO 2022 के अकॉर्डिंग जो हमारा जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, वो राइज हो गया है। कितना हो गया है अब? 77.7% लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो ये आप डाल सकते हैं। और इसके कंट्रास्ट में क्या डाल सकते हैं कि ऑल्दो हमारा लिटरेसी रेट तो बढ़ा ही है, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेट है वो डिक्लाइन हो गया है बाय 6%। कब से? सिंस 2018 एंड 19 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही डेटा मैंने लिखा है कि हमारा ऑल्दो NSO के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट बढ़ा है 17.7%, लेकिन हमारा जो एनरोलमेंट रेट है, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, स्पेशली आफ्टर द कोविड बहुत सारे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, तो एनरोलमेंट रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा 2018-19 के बाद में 6% तक घट गया है। तो ये कंट्रास्टिंग हो जाएगा। तो एक तरीके से बैलेंस आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया कि लिटरेसी रेट बढ़ता हुआ दिखा दिया और फिर एनरोलमेंट रेट घटता हुआ, तो एक बैलेंसिंग आर्ग्यूमेंट होगा। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन गो बियॉन्ड द मेयर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारे एजुकेशन का तो ये तो नहीं है कि हमको सिर्फ नॉलेज लेनी है। एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं? एनकम्पेसिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन फिर हम कंट्रास्टिंग डाल देंगे, एक तरफ पॉजिटिव बोल रहे हैं और नेगेटिव करके फिर हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे नहीं आपको तारीफ लिखनी है या आपको बुराई लिखे, यू हैव टू बैलेंस द आर्ग्यूमेंट, दैट्स द मेन की। उसके बाद में हम डाल सकते हैं ASER की रिपोर्ट। ASER की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? हमारे प्रथम NGO है। प्रथम NGO है जो कि ASER रिपोर्ट रिलीज करता है, तो उसका हम डेटा डाल सकते हैं। काफ़ी जगह उसका डेटा यूज होता है। तो वो क्या एक्सपोज करता है? बहुत ज़्यादा अलार्मिंग गैप्स एक्सपोज करता है कि वो बोलते हैं उनकी रिपोर्ट में कि ओनली 42.8% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट, जो क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, ओनली 42.8% सिर्फ वही रीड कर पाते हैं ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक को। तो इतना ज़्यादा गैप है ये कि सिर्फ इतने परसेंट ही लोग क्लास 2 की टेक्स्ट बुक को, जबकि वो क्लास 5 में है, फिर भी नहीं रीड कर पा रहे हैं। सो दैट्स वेरी ट्रेजिक। और बेसिक अर्थमेटिक तो अलग ही चैलेंज है कि अर्थमेटिक तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं आता है।
तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, टू transform education into a tool for empowerment, India must prioritize equitable funding, teachers training, pedagogical innovation। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हमने ये बेसिक रूपरेखा दे दी कि डेटा भी दे दिया हमने, कोटेशन भी दे दी, आर्ग्यूमेंट बैलेंस करके कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये आपका इंट्रो को आप या तो फिर एक ही पैराग्राफ में लिखिए, पर मुझे एक पैराग्राफ में थोड़ा सही नहीं लगता। शॉर्ट पैराग्राफ में ना आप 2 पैराग्राफ में लिखिए इंट्रो को मेरे अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप 3-4 लाइन का एक लिखिए, 3-4 लाइन का एक लिखिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, उसके बाद ये अपना इंट्रो का खत्म हो गया। उसके बाद में आपको क्या लिखना, कनेक्टिंग लाइंस लिखनी है कि हम इस एसे में क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे, दिस एसे डेल्व्स इनटू द ऑब्जेक्टिव्स, significance, features and challenges in the path of the qualitative education system of India। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस एस्से में। तो ये हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया हमारा, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा आपका इतने में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको सब हेडिंग डाल के लिखना है, सब हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद में या फिर आपको लिखना है कि आप डायरेक्ट ही लिखें, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, तो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में आप डेटा और क्या दे सकते हैं, डेटा आप ये भी दे सकते हैं बॉडी में कि जो इंडिया है वो अपने जीडीपी का कितने % एजुकेशन पे खर्च करता है, तो वो अराउंड 2.9% एजुकेशन पे खर्च करता है, वाइल ग्लोबली 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। जो ग्लोबली कंट्रीज है ऑन एन एवरेज 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे कि इंडिया अभी बहुत पीछे है। इंडिया सिर्फ कितना करता है, 2.9%। तो ये भी आप डेटा डाल सकते हैं बॉडी पार्ट में। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं अपना फिर से और क्या पॉइंटर्स हमारे हो सकते हैं। उसके बाद में आप कौन कौन सी, और मैं डेटा आपको बता देती हूँ कौन कौन से आप डाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं सारे ही डालने हैं, आप 1-2 पिक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इजी लगता हो तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में वी बॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, तो ये डाल सकते हैं वी बॉक्स की। उसके बाद में इसने क्या हाईलाइट किया रिपोर्ट में कि ओनली 50% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। तो ये मैंने भी मतलब याद किया था कि ये वाला काफ़ी इजी, कि सिर्फ जो 50% इंडियन ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स तो इतने सारे लोग हो गए हैं, सिर्फ 50% ही एम्प्लॉयबल है। वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है, क्योंकि हमको स्किल बेस्ड एजुकेशन दी ही नहीं जा रही है। हमको बस डिग्री बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है कि रोट लर्निंग करके पास हो जाओ, लेकिन स्किल तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या एम्प्लॉयबल ही नहीं है, सिर्फ 50% इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है। तो ये आप रिपोर्ट डाल सकते हैं। उसके बाद में ऐश रिपोर्ट डाल सकते हैं, AISHE ऐश की रिपोर्ट डाल सकते हैं आप, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में इंडिया की, यहाँ हम हायर एजुकेशन वाले का डेटा दे रहे हैं कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन द हायर एजुकेशन इंडिया इज ओनली 26.3%, विच इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद में हम कंक्लूजन में ये SDG का डाल सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है कि एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, कि इक्विटेबल, इंक्लूसिव और क्वालिटेटिव एजुकेशन की हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो वो आप डाल सकते हैं। ये आप SDG जो है, जिससे भी रिलेटेड SDG या हेल्थ से रिलेटेड SDG होता है, तो वो हमेशा कंक्लूजन में डालिए, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो RTE एक्ट डाल सकते हैं 2009 का, जो कि मैंने बता दिया आपको। एजुकेशन में और किस तरीके से इंट्रो में लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है चेंज लाने के लिए। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और फिर अगर आपको हेडिंग लिखनी है कि मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या आया है आपका ऐसे में। मैं तो ओवरऑल एक्सप्लेन कर रही हूँ जनरल, पर वो अगर स्पेसिफिक टॉपिक आया तो फिर आपको इतना भी नहीं लिखना है, तो वो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग देखना। आपको इंट्रो के बाद टू द पॉइंट जो टॉपिक में पूछा है सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में क्या लिख सकते हैं कि क्या हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है कि इम्पार्ट करना नॉलेज, एनहेंस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़, हमें एम्प्लॉयमेंट रेडी करना और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करना, सोशल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस। उसके बाद में हमारा प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, डाइवर्स एंड मल्टीफेसेड होनी चाहिए हमारी एजुकेशन जो होनी चाहिए, वो नर्चर करे कंपैशनेट इंडिविजुअल्स को, अडेप्ट करे न्यू चैलेंजेस इन फ्यूचर। वी हैव टू इवॉल्व द एजुकेशन ऑल्सो, कि हम ये नहीं सोच सकते पुराने टाइम में जैसे एजुकेशन सिस्टम चलता था तो हम वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके बाद में आप कौन सा डेटा डाल सकते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन सर्वे 2017 टू 18 का डेटा डाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही जो मैंने लिटरेसी रेट बताया था ना, वो एनएसओ के अकॉर्डिंग भी था और इसके अकॉर्डिंग भी था। दोनों के अंदर 77.7% लिटरेसी रेट है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद में आप UDISE, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आते हैं, UDISE, इसका भी डेटा डाल सकते हैं। इसका ये क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंडियन स्कूल्स इन 2023-2024 डिक्लाइंड, इतने मतलब जो मैंने 6% डिक्लाइन आपको बताया था वो इसके अकॉर्डिंग ही था। UDISE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग था कि 6% हमारा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन भी आ सकता है, वोकेशनल एजुकेशन भी आ सकता है, तो आपको स्पेसिफिक वो चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम इस टाइप से कि इस अ ब्रिज गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वोकेशनल में हम कोई काम करना सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, ताकि इंसान खुद का भी अपना रोजगार खोल पाए। अब उसके पास अगर स्किल होगी तो खुद अपना वो डिपेंडेंट हो पाए, मतलब उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है वो। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन रहती है वो प्रायोरिटाइज करती है एकेडमिक नॉलेज को, जबकि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स पे फोकस करती है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अभी क्या डिमांड है, किस स्किल्स की डिमांड है। जैसे कि अभी AI की डिमांड है, डेटा की डिमांड है, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड है, तो उस तरीके से हम स्किल्स डेवलप करें अपने बच्चों में, तो उन पे फोकस करती है कि एम्प्लॉयबिलिटी प्रोफेशनल फील्ड्स में बढ़ाती है, IT में, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ये सब में फॉस्टर करती है सेल्फ रिलायंस और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स होगी तो ही आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स क्रिएट होती है। उसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन में आप हैंडीक्राफ्ट फेयर मतलब हैंडीक्राफ्ट फेयर के बारे में डाल सकते हैं कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का, तो वो उसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी उसको लॉन्च करा जा रहा है कि हर जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उनको जो फेयर्स लगते हैं हैंडीक्राफ्ट के, उनके थ्रू प्रमोट किया जा सके, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके बाद में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके बाद में ITIs हैं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सब आपकी वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में क्या आपको लगता है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन को एक सोशल स्टिग्मा की तरह देखा जाता है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते इसलिए वो स्किल बेस्ड कोर्स करते हैं कि बस ऐसे ही लग जाएंगे, तो उसको एक सोशल स्टिग्मा छोटा उसको इन्फीरियर माना जाता है, तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में कि मॉडर्न इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद में अवेयरनेस गैप है। उसके बाद में क्या चैलेंज है, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप है कि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है इंडस्ट्रीज़ का, और अगर कॉलेज और इंडस्ट्रीज़ का आपस में कोलैबोरेशन हो तो कितने ज़्यादा लोगों को स्किल बेस्ड जॉब मिल सकती है। तो ये सारे के सारे क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन में हम डाल सकते हैं कि हमको एनकरेज करना चाहिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को, इंटीग्रेट करना चाहिए फॉर्मल स्कूलिंग के साथ में। स्कूल से ही अभी जैसे NEP में लागू कर दिया गया है कि 8th क्लास के बाद में आप स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। प्रमोट करना चाहिए हमें, PPP प्रमोट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जिससे कि इंडस्ट्री जो हो वो अलाइन हो सके और ट्रेन कर सकें स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं क्या क्या इश्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इश्यूज क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो क्या क्या इश्यूज है, एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, इनएडुकेट फंडिंग नहीं है। कितना ही हम, जैसे कि मैंने डेटा बताया था कि सिर्फ 2.9% ही इंडिया अपने GDP का एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, जबकि ग्लोबली की ये जो डेटा है वो 6% है। तो हमारे पास क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इनएडुकेट फंडिंग है। जो इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पे डेटा दे सकते हैं आप, इकोनॉमिक सर्वे
2022 से 2023 के लिए कि बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर हैज ड्रॉप्ड ओवर द पास्ट 7 years। तो ये ड्रॉप हुआ है। तो आप ये इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है, तो ये आप बिल्कुल दे सकते हैं चैलेंजेस में, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग एट्रीब्यूट, कि जो टीचिंग एट्रीब्यूट है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउन जा रही है, कि शॉर्टेज हो रही है टीचर्स की, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, वैकेंसीज निकाली नहीं जाती हैं, करप्शन हो रहा है उन चीज़ों में, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स हो रही है, करिकुलम अच्छा नहीं है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स उतने एफिशिएंट नहीं है, टीचर्स को ट्रेन नहीं करा जाता बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। स्टूडेंट टीचर रेशो, मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं, टीचर उन पे बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब क्या टीचिंग एट्रीब्यूट में आ जाएगा। ASCR का रिपोर्ट दे सकते हैं यहाँ पे डेटा, कि सिर्फ 50% ही चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 कैन रीड द ग्रेड 2 टेक्स्ट बुक। उसके बाद में लैक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन तो है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए इतना मुश्किल है, तो उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कोई डिसेबल्ड या ट्रांसजेंडर फ्रेंडली एजुकेशन की कमी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद में ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग जो मेथडोलॉजी है वो ट्रेडिशनल है, पेडागोजिकल इतने ज़्यादा इवॉल्वमेंट हुए ही नहीं है। उसी तरीके से जो पुराने टीचर्स हैं वो उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग इनोवेशन नहीं है, कुछ अलग कंप्यूटर लैब्स नहीं है, उनको प्रैक्टिकल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में कोई भी यूज़ नहीं है टेक्नोलॉजी और ऑडियो विजुअल एड्स का, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन का, कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो हालत ख़राब है। तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, प्राइवेट में अपने बच्चों को डालेंगे जिनकी फीस आसमान छू रही है। तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, कोई भी रेगुलेशन नहीं है हाई ट्यूशन फीस पे, ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है काफ़ी स्कूल्स में, लैब्स नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़, इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी भाग जाती है गांव के स्कूल्स में। तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद में नेक्स्ट चैलेंज क्या हो सकता है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स ओरिएंटेड है, डिग्री ओरिएंटेड है, आप पढ़ो मार्क्स ले आओ बस हो गया। तो मार्क्स ओरिएंटेड है, रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, बल्कि सिलेबस पे फोकस करते हैं, कि बैग में इतनी सारी किताबें हैं बस बैग भर के आ जाओ। तो वो किताब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी मार्क्स ओरिएंटेड है, रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, और बल्कि सिलेबस हमने डिज़ाइन कर रखा है। उसके बाद में इग्नोरेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ भी क्या होती है, इग्नोर होती है बच्चों की काफ़ी ज़्यादा जगह। तो काउंसलिंग वो ही नहीं है, काउंसलिंग मतलब एक काउंसलर होना चाहिए हर स्कूल में, तो वो काउंसलर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है काउंसलर होता क्या। काउंसलर है भी तो उसको खुद नॉलेज नहीं है कि वो बच्चों को कैसे काउंसिल करेंगे। तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते कैसे टैकल करना, उन पर प्रेशर होता है, टीचर्स प्रेशर कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, तो सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। तो हमारी रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके बाद में करप्शन और लीकेजेस के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं, कि मिड डे मील नहीं दिया जा रहा, उसमें इतने ज़्यादा हाइजीन प्रॉब्लम है, कभी कुछ निकलता है। तो वो सारे के सारे करप्शन और लीकेजेस की भी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद में लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 3 A's आप लिख सकते हैं, 3 A's करके लिखिए, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीज़ों की कमी है, ठीक है। उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें देखा गया है सेक्सुअल असॉल्ट भी होती है, किसी बच्चे टीचर्स कर देते हैं या फिर कोई स्कूल का स्टाफ कर देता है, तो सेक्सुअल असॉल्ट भी होती है स्कूल्स में। तो ये भी चीज़ें हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम में और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में थोड़ा फंबल कर रही हूँ, तो एकदम से इतना ज़्यादा फ्लो में बोलने से बहुत ज़्यादा ऐसे फंबल हो जाता है, सो इसलिए डोंट माइंड। तो उसमें फिर ब्रेन ड्रेन की
प्रॉब्लम है कि यहाँ से लोग पढ़ तो लेते हैं और फिर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वो बाहर फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना नौकरी करते हैं। उसके बाद में ब्रेन ड्रेन के बाद में अंडर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ जरूर मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपकी स्किल तो बहुत ज़्यादा, आपने मास्टर्स कर रखी है और आपको 12th वाली जॉब मिल रही है तो वो क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद में जॉबलेस ग्रोथ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो पुअर ग्लोबल रैंकिंग भी है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, कि उनकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत टॉप 100 में आ ही नहीं पाती हैं, एक दो मुश्किल से आती हैं, जैसे बेंगलुरु की है, उसके बाद में कुछ आईआईटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद में मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ग्लोबली अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, फेलोशिप इतनी अच्छी नहीं मिलती है। उसके बाद में पॉलिटिसाइजेशन होता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कैसे यूजीसी का अगर किसी को वो बन रहा है प्रेसिडेंट या चेयरमैन तो उसके लिए पॉलिटिसाइजेशन होता है, तो ये सारी लॉबिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें भी इशू हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद में पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं हमारी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म है हमारा, तो ये भी हम लिख सकते हैं। नैक का डेटा लिख सकते हैं हम, नैक का डेटा क्या, नॉट इवन 25% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर एक्रीडेटेड, तो ये हम नैक का डाटा, नैक जो है वो ग्रेड्स देता है सारी यूनिवर्सिटीज़ को कि किसी का A+ ग्रेड है, किसी का A है या B+ है, तो उसका हम डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारी इश्यूज बात करें हमने कि इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद में हम सॉल्यूशंस और मेजर्स पे बात करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करा जा सकता है और क्या क्या गवर्नमेंट के पास स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इन स्कीम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं कि इंसेंटिव्स दिए जाएं, जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाए, पब्लिक अवार्ड्स दिया जाए जिससे कि उन्हें और ज़्यादा रिकॉग्निशन हो और उनको अच्छा लगे, वो और मेहनत से पढ़ाएं बच्चों को। उसके बाद में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमें स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, डिजिटल एजुकेशन की तरफ, जूम जैसे कि, और कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा जूम पे लोग शिफ्ट हुए और गूगल मीट पे शिफ्ट हुए, तो ये सारी स्किल बेस्ड एजुकेशन, AI का यूज़ होना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में, पेटेंट फाइलिंग को हमें बढ़ाना चाहिए, तो रिसर्च पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस, तो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग बढ़ा सकती है, जो एजुकेशन का जो शेयर है उसको बढ़ा सकती है, ज़्यादा खर्चा करे एजुकेशन के ऊपर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लोग, PPP के थ्रू हम और ज़्यादा स्कूल्स डेवलप करें और अच्छी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि अपग्रेड करें हम बिल्डिंग्स को, उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लैब इक्विपमेंट्स लाएं हम, जिससे कि हमारे बच्चे और अच्छे से एजुकेशन, अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन, क्योंकि ट्रेडिशनल आप कुछ की MBA कर लिया या फिर बैचलर्स कर लिया, ये सब नहीं, नए नए फील्ड्स जो आ रहे हैं उनमें हमें, मशीन लर्निंग में हमें देनी चाहिए, रोबोटिक्स में हमें एजुकेशन देनी चाहिए, तो अलग अलग कोर्सेज भी अभी की नीड्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू लॉन्च द कोर्सेज ऑल्सो, कि हम एजुकेशन हम स्टार्ट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब में एजुकेशन स्टार्ट करें। उसके बाद में जो एजुकेशन होनी चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड और करिकुलम सेंटर, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होगी एज पर द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, उसमें आर्ट्स भी होना चाहिए, कि ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एक चाइल्ड का। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए हमारी, डायनेमिक टीचिंग मेथडोलॉजी होनी चाहिए हमारी, साइंटिफिक लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए जब हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैन ऑल्सो हेल्प, कि हमको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़, जैसे इंडिया ने अभी IIT का कैंपस खुला है, ज़ंज़ीबार में खुला है, UAE में खुला है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे क्या है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाना और वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से और ज़्यादा जो हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ रहा है हमारा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में खुले हैं, UAE में, ज़ंज़ीबार में, तो ये सब एग्जाम्पल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा। उसके बाद में जो एजुकेशन है वो थोड़ा उसको अफोर्डेबल बनाएं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे थोड़ा सा रोक लगाएं, कि कुछ तो उन पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, कि आप जैसे कि EWS उसमें 10% रिजर्व कर रखा है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 10% EWS के बजाय, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, तो उसमें भी पर लॉबिंग चलती है कि जो लोग नहीं है EWS के वो लोग भी उसमें एडमिशन करा लेते हैं अपने बच्चों का, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस पर भी चेक रखना पड़ेगा। उसके बाद में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जा सकता है, अवेयरनेस क्रिएट करके, NGOs की हम हेल्प ले सकते हैं, सिविल सोसाइटी की हेल्प ले सकते हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं।
नवोदय जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनमें अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए इस तरीके से नवोदय हुए, क्लवेश स्कूल्स हुए, तो ये बहुत ज़्यादा वो करता है। ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करने के लिए हमें फेलोशिप लॉन्च करनी चाहिए और फेलोशिप में एक अच्छा अमाउंट देना चाहिए ताकि जो जो हमारे हाईली स्किल्ड यूथ हैं वो बाहर ना जाके इंडिया में ही रहे और इंडिया में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, ब्रेन ड्रेन ना हो हमारा, तो फेलोशिप उनको अच्छी देनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नालंदा है, तक्षशिला है, तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और हमें एनकरेज करना चाहिए आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब चीज़ों को हम आयुष इंस्टीट्यूट, इन सबको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जो इंडियन लैंग्वेजेस है हमारे उनको हमको प्रमोट करना चाहिए। किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 350A के अंदर आता है कि इंस्ट्रक्शन जो है एट द प्राइमरी लेवल मदर टंग में ही दिया जाना चाहिए, तो इंडियन लैंग्वेजेस को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमको रखनी चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देनी चाहिए कि टीचर्स आएंगे बायोमेट्रिक लगाएंगे तो कम से कम उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हमको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए ताकि एक चेक रह सके कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, स्कूल में काउंसलर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रमोट करना होगा एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ। उसके बाद में डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का भी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग रूरल एरियाज़ में वो नहीं है अफोर्ड कर सकते कि वो शहर में जाके पढ़े, इतना खर्चा वहाँ पे रहे, वो सब एजुकेशन ले, तो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है जिससे कि जो रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग के अंदर भी क्या आ जाएगा, मूक्स आ जाएगा, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, हमारा लाइब्रेरी भी है, ई लाइब्रेरी, तो वहाँ से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या करेगा, डिजिटल जो डिवाइड है हमारा उसको क्या करेगा, वो करेगा, ब्रिज करेगा डिजिटल डिवाइड को। उसके बाद में रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स होने चाहिए, अलाउ करना चाहिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो ऑपरेट करें, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम चलाएं हमारे, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के चुने जाते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे, करप्शन वगैरह ना हो। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं, एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में मिड डे मील स्कीम्स है हमारी। मिड डे मील तो बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए ही है। सर्व शिक्षा अभियान का आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में पीएम श्री जो कि लेटेस्ट है हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि हमें डेवलप करना और अपग्रेड करना है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पीएम श्री का जरूर मेंशन करें आप लोग। इक्विप है हमारा, इक्विप क्या है, एजुकेशन क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इक्विप 2019 से 2024 तक है। इसका क्या एम है कि हमको डबल करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन के लिए ये इक्विप। ठीक है, उसके बाद में समग्र शिक्षा स्कीम है। उसके बाद में निपुण भारत मिशन है। निपुण भारत मिशन का आपको जरूर मेंशन करना है। निपुण भारत मिशन में क्या है कि हमको स्किल करना है सभी स्टूडेंट्स को इन द बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी अप टू ग्रेड 3। कब तक करना है, ये 2025 तक ही करना है हमको। तो जो ग्रेड 3 है, क्लास 3 तक जो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी आनी चाहिए बच्चों को, तो उसमें हमें स्किल करना है, निपुण भारत मिशन, तो ये आपको जरूर मेंशन करना है। अब हम हायर एजुकेशन में देख लेते हैं कुछ कुछ स्कीम्स जो चला रखी है हमने। तो रूसा चला रखी है हमने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उसके बाद में HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। उसके बाद में HEFA, हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। उसके बाद में NIRF की रैंकिंग्स है हमारी, उसमें भी हमको रैंकिंग्स देनी होती है। उसके बाद में श्रेयास में क्या है, स्किल्स एंड अप्रेंटिसशिप। उसके बाद में राइज स्कीम में क्या है, रिवाइटलाइजिंग रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, राइज स्कीम है। उसके बाद में ज्ञान है, GIAN। ज्ञान में क्या है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ताकि वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उनको डिपेंड नहीं होना पड़े कि उनको किसी और से डिसीजन लेना और फिर उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, उसमें डिले हो, तो इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद में परख है, परख में क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये परख। तो ये सब आप एजुकेशन में मेंशन कर सकते हैं सारी
स्कीम्स के अंदर मैंने बहुत सारी बता दी आपको, हायर एजुकेशन के लिए सेपरेटली और जो हमारी नॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन या फिर मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए अलग से। उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी कि कस्तूरंगन कमेटी के द्वारा। तो इसका क्या था, इसका एम था कि इंडिया को एक क्या बनाना है, एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, विश्व गुरु बनाना है इंडिया को, ठीक है। और इसने किसको रिप्लेस करा था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसने रिप्लेस करा था जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी 1986 की, उसको रिप्लेस करा था। 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को इसने रिप्लेस करा था, ठीक है। और ये अलाइन करती है हमारी 2030 के एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उससे अलाइन करती है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। काफ़ी अच्छा, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसका क्या एम है, जो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन है उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, हॉलिस्टिक बनाना, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, जो कि 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेड हों, ठीक है। उसके बाद में इसको डिवाइड करा गया था। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या फीचर्स थे, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या करा जाएगा स्कूल एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में क्या क्या करा जाएगा। मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ किसमें क्या क्या था। स्कूल एजुकेशन में इसमें था कि करंट का जो 10+2 सिस्टम है हमारा, 10th करते हैं फिर 2 और करते हैं, 12th तक होता है हमारा, तो उसको रिप्लेस करा जाएगा किससे, 5+3+3+4 से रिप्लेस करा जाएगा। मतलब 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगी, उसके साथ में जो 3 ईयर्स की होगी वो आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग होगी। तो 5+3+3+4 से रिप्लेस करा जाएगा 10+2 सिस्टम को। तो पहला पॉइंट ये था हमारे स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी विद द 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करा जाएगा स्कूल्स में बाई 2030, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो क्लास 10 है और 12 के जो बोर्ड एग्जाम रहते हैं उनको इजी बनाया जाएगा। वो डिफिकल्ट नहीं होंगे जैसे पहले की तरह बोर्ड आते थे, अभी इजी बनाया जाएगा। बेसिकली वो टेस्ट करेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज को, बस उतना टेस्ट करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यू एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। तो नई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि वो रेगुलेट कर सके स्कूल्स को। उसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में इंटर्नशिप भी इसमें रहेगी। उसके बाद में अप टू 5th क्लास इसमें मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना होगा। उसके बाद में असेसमेंट रिफॉर्म होगा, असेसमेंट रिफॉर्म जिसमें कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा कि ये बच्चा ड्राइंग में कैसा है, ये बच्चा पेंटिंग में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है। तो वो 3 सिर्फ यही नहीं एकेडमिक्स ही होगा, पूरा हॉलिस्टिक आपकी परफॉर्मेंस का ग्रेड कार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद में नया बनेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF फॉर द टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर की एजुकेशन के लिए कौन NCT और NCERT बनाएंगे बाई 2030। तो नया ये करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि 4 ईयर की इंटीग्रेटेड BEd की बात करी गई है इसमें। उसके बाद में जो 2 करोड़ चिल्ड्रन हैं उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 6% बहुत ज़्यादा कम हो गया था हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो उन बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अगर वो ऐसे नहीं कर सकते तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, इनके थ्रू उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में लाया जाएगा। उसके बाद में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करा जाएगा ताकि टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत सारी भाषाएं हम सीख सकें अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आएगा। उसके बाद में हायर एजुकेशन में हम बात कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आएगा। हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको रेज कर दिया जाएगा फ्रॉम द 26% टू द 50% बाई 2035। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में एनरोल करें। उसके बाद में हॉलिस्टिक होगी हमारी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, फ्लेक्सिबल करिकुलम रहेगा जिसमें आपके पास में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेगा कि आप 1 साल भी करके छोड़ सकते हैं, उसका आपको डिग्री मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द 3 years टू कंप्लीट द एजुकेशन, तो यू कैन एग्जिट इन बिटवीन ऑल्सो। उसके बाद में एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज करे गए। ऐसे नहीं होगा कि आपको कंपलसरी है, यू हैव टू, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आप बहुत ज़्यादा चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन जाना। आप मैथ के साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में के साथ में आप एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस रहेंगे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा जिसपे कि ABCID बहुत लोगों ने बना भी ली होगी, तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपलसरी। मेरू होगा,
उसके बाद में एट पार विद जैसे IIT IIM में ऐसे ही मेरू होगा, उसके बाद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, उसके बाद में हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया होगा जो कि सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, पर लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल फील्ड्स नहीं आएंगे, ये उसको कवर नहीं करेगा, उनकी अलग ही होती हैं, जैसे लीगल की अलग काउंसिल होती है तो वो नहीं आएंगे इसमें, मेडिकल और लीगल नहीं होंगी, बाकी सारे इसके अंदर आएंगे हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया के अंदर। उसके बाद में एफिलिएशन होगा कॉलेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटअप कर सकती हैं अपना कैंपस इंडिया में, तो उसके लिए भी है। उसके बाद में इसका जो एम है हाई मतलब NEP का जो एम है, हमको इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन का है, कितना करना है हमें, वो 6% ऑफ GDP हमको करना है, जैसे कि ग्लोबली मैंने बताया 6% है, तो हमको उस ग्लोबल लेवल तक हमको लेके जाना है हायर एजुकेशन का, हमको जो स्तर है हमारा, तो ये इसका एम है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है, शिफ्ट करना है हमको रोड मेमोराइजेशन से क्रिटिकल लर्निंग की तरफ, ताकि हम क्रिएटिविटी पुश कर सकें, प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकें, तो ये सब चीज़ें होंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, एम्प्लॉयबिलिटी होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी हमारी, टेक्नोलॉजी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, AI बेस्ड लर्निंग होगी हमारी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स हम डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लास्ट में कंक्लूड कर देंगे NEP को, ये सब चीज़ें बता के दोनों के पॉइंट उसको डिवाइड कर देंगे, स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन दोनों के पॉइंटर्स बता के हम उसको फिर क्या, पर इसमें चैलेंजेस भी लिख सकते हैं कि NEP को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा फंडिंग कंस्ट्रेन आ सकता है, उसके बाद में टीचर्स ट्रेनिंग एंड क्वालिटी टू अडेप्ट आ सकता है टू न्यू पेडागोजी, डिजिटल डिवाइड आ सकता है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आ सकता है, रेजिस्टेंस टू चेंज आ सकता है, फ्रॉम ट्रेडिशनल रूट लर्निंग टू द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कोऑर्डिनेशन इशू आ सकता है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। तो ये सारे मतलब फिर आप लिख देंगे कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, और लास्ट में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंक्लूड कर देंगे क्या लिख के, कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, इंक्लूसिव है, पार्टिसिपेटरी है, एम्पिरिकल है, साइंटिफिक अप्रोच है इसका, कॉग्निटिव है, ये सोशल एंड फिजिकल अवेयरनेस क्रिएट करती है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करती है, और फिर अगर इसको इम्प्लीमेंट करा जाए इफेक्टिवली, इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अ मोर स्किल्ड, इंक्लूसिव एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम। तो आप इस तरीके से फिर इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। उसके बाद में अलग से टॉपिक आ सकता है आपको फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड, तो फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड भी एक आध कोट अलग से याद कर लीजिए, जैसे बान की मून का है, इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हिलेरी क्लिंटन का है कि एजुकेटिंग गर्ल्स इज नॉट ओनली अ मोरल ऑब्लिगेशन बट इट इज ऑल्सो अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। तो हिलेरी क्लिंटन का आप ये कोट भी लिख सकते हैं इन द फीमेल एजुकेशन। उसी को ही अब फिर हिंदी में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगी एजुकेशन को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कि आप कौन कौन से टॉपिक्स डाल सकते हैं, कौन कौन सी कोटेशंस डाल सकते हैं, तो हिंदी में भी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है। तो एजुकेशन का पार्ट 2 आएगा जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन हिंदी, कि कैसे आप हिंदी में इससे लिख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे कि मैं आप नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट में क्लियर कर सकूँ। Thanks for watching. Bye bye.